देखिए कल हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, कंकाली रासायनिक समीकरण और द्रव्य अविनाशिता का नियम, ये 3-4 हेडिंग हम जो है पढ़ चुके थे कल। आज की हेडिंग क्या रहेगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए कल हमने आपको एक चीज बताई थी, द्रव्य विनाशिता का कल मैंने आप लोगों को नियम बताया था, और उसमें आप लोगों को ये मैंने बताया था कि द्रव्य अविनाशी है, इसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अब देखो जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो जितना परमाणु या जितने परमाणु हम अभिकारक की तरफ इस्तेमाल करते हैं उतने ही हमको उत्पाद की तरफ भी प्राप्त होते हैं। यही अभी हमारा जो है, यही हमारा द्रव्य अविनाशिता का नियम है। और ऐसी ही समीकरण को जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ऐसी ही रासायनिक समीकरण को हम संतुलित समीकरण भी कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण की यदि हम बात करें तो जैसे क्या होता है, हम जब भी रिएक्शन कराते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए इसको। NH3 अमोनिया और प्लस क्या लेना है, HCl। अमोनिया और HCl जब हम लेते हैं तो आप यहां पर देखिए नाइट्रोजन के एक परमाणु हैं, हाइड्रोजन के यानी कि एक यहां पर भी है, तो 3 एक मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 4। और क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन के कितने हैं, एक ही है। अब अगर जो यहां पर आपने देख लिया कि हमारे पास नाइट्रोजन एक है, तो हमको नाइट्रोजन उधर भी एक ही मिलना चाहिए। हमारे पास हाइड्रोजन इसको और इसको मिला के 4 हैं, तो उधर भी हमको 4 ही प्राप्त होने चाहिए। क्लोरीन यहां पर अकेला है, तो उधर हमको एक ही परमाणु क्लोरीन का प्राप्त होना चाहिए, तब तो ठीक, तब तो वो हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है, नहीं तो फिर नहीं है। यानी कि वह समीकरण द्रव्य अविनाशिता के नियम को फॉलो कर रही होती है। बात समझ में आ रही है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। क्लियर हो रहा है ना यहां पर। यानी हमको क्या मिलेगा, उत्पाद में हमको मिलेगा NH4Cl। क्या मिला, अब जरा चेक कर लेते हैं क्या दोनों तरफ बैलेंस है। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ एक है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन इसको और इसको मिला के 4 है, यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन 4 है। क्लोरीन अकेला था, यहाँ पर भी क्लोरीन अकेला है। यानी ये जो समीकरण है ये क्या है, ये समीकरण भैया आपकी वैलेंस है, यानी संतुलित है। ये आपका क्या है, अमोनिया। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये आपका अमोनियम क्लोराइड है। क्लियर हुआ भैया, क्लियर हो गया ना। अब सिंपल सी आप यहां पर रिएक्शन को समझ गए हैं, यानी कि आप संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ये आपके दिमाग में बात पूरी तरह से सेट हो गई। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर जो है हमारा क्लास 10th में, उससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने इसको सही से तैयार नहीं किया है तो आप वही 1-1, 2-2 नंबर का जो आ जाता है ऑप्शन में, वो भी आप छोड़ करके चले आते हैं, गलत करके चले आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें जिसके लिखना है, जिसके दोनों पक्षों में
परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। देखो, जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आज आप लोगों को मैं संतुलित करना बताऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग क्या हो जाएगी? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए हम आप लोगों को एक छोटी सी समीकरण संतुलित करके बताते हैं। देखो, आप लोगों को मैं चरणबद्ध इनको बताऊंगा, लेकिन देखिए बोर्ड एग्जाम में अगर जो मान लो संतुलित करने को आता है तो उसमें चरण लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे संतुलित कर सकते हैं उसको। देखो, जब आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, आप पहली बार ऐसा कर रहे होते हैं, तो गलतियां ना हो इसलिए आपको चरणबद्ध तरीके से कर लेना है, राइट। लेकिन यदि अगर जो बार बार आपने खूब ज्यादा प्रैक्टिस बना रखी है, तो आप उसके बारे में समझ गए हैं, तो आपको चरण लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन हम आज आप लोगों को चरणबद्ध ही तरीके से बताएंगे। एक समीकरण ले लेते हैं। समीकरण हमारी हो जाएगी आयरन यानी Fe प्लस H2O ले लीजिए, वाटर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी आप एक चीज यहां पर देखिए कि आयरन के जो परमाणु हैं वो असंतुलित हैं। ऑक्सीजन भी यहां पर असंतुलित है। ऑक्सीजन का यहां पर परमाणु 1 है यानी 1 है, और यहां पर आप देखिए कितने हैं? 4 हैं। समीकरण में जब हम दोनों पक्षों को देख रहे हैं तो हमको एक बात का पता चला कि ये भाई तो कंकाली रासायनिक समीकरण है। देखिए, अब हम चरणबद्ध आप लोगों को एक एक करके बता रहे हैं। देखिए, पहले चरण में आपको क्या करना है? देखिए, पहले चरण में पहले आप क्या करना है? आपको पहले आप रासायनिक समीकरण को देखें और जो आपको परमाणु असंतुलित लगता है, जो आपको तत्व असंतुलित लगता है, उसके चारों ओर एक से बॉक्स बना लें। क्या बना लें? बॉक्स बना लें। आपका यहां पर दिख रहा है कि आयरन जो है क्या है? असंतुलित है, और आपका यहां पर ऑक्सीजन भी जो है क्या है? असंतुलित है। क्लियर हुआ? तो पहले चरण में आपको क्या करना है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए प्रत्येक तत्व के चारों ओर एक क्या होना चाहिए? बॉक्स बना होना चाहिए। चरण नंबर 2 देखिए, दूसरे चरण में असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या सूची बनाना है। यानी संख्या सूची मतलब आपको क्या कर देना है? एक सारणी बनाना है, और उसमें जितने भी तत्व इस्तेमाल किए गए हैं, जितने भी तत्वों के परमाणु, जैसे आयरन का है, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, 3 तत्वों के परमाणुओं को इस्तेमाल किया गया है, तो उनकी आप क्या करेंगे? सारणी बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे? सारणी। चलिए पहले हम स्टेप सारे लिख लेते हैं। चरण नंबर 3 में क्या होना है? तीसरे चरण में ये देखेंगे कि सबसे अधिक परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है जिसको आपको संतुलित करना है, उसका चयन करें। अब वो चाहे अभिकारक की तरफ का हो चाहे उत्पाद की तरफ का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, पहले चरण में हमने क्या बताया था? आपको उस परमाणु को, उस तत्व को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको संतुलित करना है, यानी उसके चारों तरफ क्या कर देना है? एक बॉक्स बना लेना। ठीक है,
दूसरे स्टेप में आपको क्या करना था, आपको उन्हीं तत्वों की यानी उन्हीं परमाणुओं की सारणी बनानी थी। तो सारणी बना लेते हैं। चलिए देखिए हमारी सारणी बन के फिट हो गई। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हमको कुछ चरण अप्लाई करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है उसको आप लिख लीजिए। जैसे ये देखिए मैंने यहां पर एक समीकरण लिखा है, आयरन प्लस जल, आयरन ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, यानी Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। इस हमने समीकरण को लिया है और इस समीकरण में हमने देखा है कि अभिकारक और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या में डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। अब जो डिफरेंट है, जिस भी तत्व के परमाणु में जितना भी डिफरेंट है उसको जो है लिखने के लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार की सारणी बनाना पड़ेगा, जिसमें एक तरफ मैंने जितने भी इस अभिक्रिया में परमाणु यानी तत्वों को इस्तेमाल किया गया है उनको मैंने लिख लिया है। अब यहां पर देखिए 3 प्रकार के तत्वों को इस्तेमाल किया गया है। आयरन को इस्तेमाल किया गया है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया गया है, हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया गया है। इतनी बात समझ में आई? यानी उन्हीं को तो मैंने यहां पर क्या कर दिया है, सारणी में लिख लिया है। देखो ऊपर तत्व है हमने डाल रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको ये यहां पर देखना है कि अभिकारक जो हैं, अभिकारक की तरफ जो आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, उसके कितने कितने परमाणु हैं उनको आप लिख लीजिए। इतनी बात भेजे में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो आगे देखिए, आयरन यहां पर देखिए सिंपली 1 है, इसका 1 परमाणु है, तो 1 लिख लिया। भाई इधर वाले अभिकारक होते, ये बात हमने आपको बताई है, यानी LHS की तरफ के यानी बाएं तरफ के अभिकारक होते हैं। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 इस्तेमाल किया गया है, किया गया है ना? किसको नहीं समझ में आया यहां पर? हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं? है कि नहीं है? तो हम उनकी भी संख्या लिख लेंगे। और हाइड्रोजन के परमाणु कितने अभिकारक की तरफ? ये लिख लिया। इसी प्रकार उत्पाद की तरफ भी हम देख लेते हैं कि आयरन के 3 परमाणु हैं। कितने हैं? ऑक्सीजन के 4 हैं, ये देखिए यहां पर 4 लगा हुआ है। और आपके हाइड्रोजन के H2 लगा है, कितने हैं? 2 हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं, आयरन असंतुलित है और 2 चीजें असंतुलित है, क्योंकि इसमें अभिकारक 1 की तरफ 1 है, इधर 3 है, इधर भी 1 है, इधर 4 है कि नहीं है? इतनी बात आपको यहां तक समझ में आ गया क्लियरली? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ भी नहीं ना? अब आगे देखिए, इनको संतुलित करने के लिए क्या करना है। हमने आपको बताया है कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को आप सबसे पहले सिलेक्ट करिए। समीकरण में देखिए, वो चाहे अभिकारक की तरफ हो चाहे उत्पाद की तरफ हो, इससे नहीं मतलब है। आप देखिए कि कौन से यौगिक को मुझे सिलेक्ट करना है जो आपके समीकरण को पूरी तरह से क्या बना सके, बैलेंस कर सके। तो हमने क्या देखा, अभिकारक में जो हमारा यौगिक है H2O है, इसमें हमने क्या किया, 4 से इस पूरे में गुणा कर दिया। क्या कर दिया? अब जब हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा। आपको मैं थोड़ा सा ऐसे गुणा करके दिखाता हूं। जब कोई संख्या ब्रैकेट के बाहर होती है और जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है तो उसके अंदर जितने भी पद होते हैं या तत्व होते हैं वो सब जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जैसे इस 4 का गुणा हाइड्रोजन के भी परमाणु से होगा और इस 4 का गुणा ऑक्सीजन के भी परमाणु से तो होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8, यानी अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 हो गए भैया। पहले कितने थे? 1। पहले कितने थे? सॉरी हम उसमें लिख दिए 4 दूनी 8। यहां पर हाइड्रोजन कितने थे? पहले 2। अब कितने हो गए? 8।
क्लियर हुआ? अभिकारक की तरफ पहले ऑक्सीजन कितने थे, लेकिन अब कितना हो जाएगा, 4 कन्नन होगा कि नहीं होगा? यानी ऑक्सीजन कितने हो गए, हो गए। अब आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, अब ये असंतुलित हो गया, और ये तो है, ये है। पहले ऊपर के दोनों थे कि नहीं थे? तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर नेक्स्ट स्टेप को अप्लाई करेंगे। अब आपने जब देखा कि यहां पर ये चीजें बैलेंस हो गई हैं, अभी भी 2 चीजें हमारे पास अनबैलेंस हैं, तो हमको क्या कर देना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उत्पाद की तरफ 4 से क्या कर देना है, गुणा। और जब 4 से गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो 8 इधर भी हो गया और 8, यानी ये जो हाइड्रोजन था ये दोनों तरफ बैलेंस हो गया, हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, आयरन। तो आयरन में सिर्फ 3 से गुणा कर दीजिए आयरन, उधर तो 3 है ही पहले से, है ना भैया? तो यहां पर क्या कर देना है आपको, 3 से आयरन में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 का 3 से 1 तिहाई कितना होता है, 3, यानी 3 3 देखिए आपके क्या हो गए, आयरन के भी परमाणु हो गए, और तीनों आप देखिए यहां पर क्या हो गए, 3 3 4 4 8 8, बैलेंस हो गया। यानी जितने आयरन अभिकारक की तरफ थे उतने उत्पाद की तरफ भी हैं, जितने ऑक्सीजन अभिकारक के तरफ थे उतने उत्पाद की भी तरफ हैं, जितने हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ थे उतने उत्पाद की तरफ भी हैं। क्लियर हुआ? अभी भी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? अब हम एक समीकरण को और करके देखते हैं, ठीक है? जो भी डाउट है उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो, अगली समीकरण हमारी क्या है, कॉपर प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। उत्पाद की तरफ बन जाता है कॉपर सल्फेट, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2। ये हमारे पास दूसरी समीकरण है, कॉपर प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। उत्पाद में बना है कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस जल। यहां पर हाइड्रोजन सल्फेट, वहां कॉपर सल्फेट, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? आपको सबसे पहले क्या करना है इसमें कि जो भी अभिकारक में तत्वों को इस्तेमाल किए गए हैं, जो भी अभिकारक में तत्व इस्तेमाल किए गए हैं उनको आप इस सारणी में व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है? तो देखिए आपको पर इस्तेमाल किया है, आपने किया है, आपने हाइड्रोजन इस्तेमाल किया है, आपने सल्फर भी इस्तेमाल किया है, और एक कॉलम और देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपने यहां पर ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल किया है। देखिए इसके पहले वाली रिएक्शन जो मैंने आप लोगों को बताई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 तत्वों का इस्तेमाल हुआ था, क्लियर हुआ? लेकिन इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि हमने 4 तत्वों का इस्तेमाल किया है, कॉपर, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। भाई आपको ये तो पहचानना ही पड़ेगा ना कि कितने जो है तत्व के परमाणु को हमने इस्तेमाल किया है। बात समझ में आ रही है ना? तो आपने जब उनको एक जगह व्यवस्थित कर लिया, फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है, आपको इसमें यह देखना है कि अभिकारक की तरफ कॉपर कितने हैं और उत्पाद की तरफ कितने हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन और अभिकारक की तरफ कितने हैं, उत्पाद की तरफ कितने हैं। इसी तरह आपको कॉपर, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सबका जो है प्रेक्षण करके लिख लेना है। तो कॉपर हमारे पास यहां पर 1 है और वहां पर भी कॉपर कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन यहां पर देखिए 2 है, वहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, राइट। सल्फर यहां पर 1 है, वहां पर भी, लेकिन यहां पर सल्फर आपको कितने हो गए हैं, 1 और 2, ठीक है। वहां पर 2 सल्फर हैं और इधर 1 सल्फर है, यानी ये तो असंतुलित है। फिर अगर जो ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन यहां पर 4 हैं और इधर ऑक्सीजन 4 2 6 7 हो गए। कितने हो गए हैं, 7, और इधर कितने हैं, 4। अभी देखिए कितना डिसबैलेंस हो गया, ये असंतुलित, ये असंतुलित। अभी तो देखने पर ये 2 आपके संतुलित दिख रहे हैं, क्लियर हुआ। अब इनको हमको बैलेंस कैसे करना है ये जरा दिमाग लगाइए। देखिए सिंपली, अगर जो मैं यहां पर
इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन यहां पर 2 हैं, वहां पर भी 2 हैं, कितने से करना है? 2 से। तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप देखिए ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ होगा, यहां पर 4 2 6 और 2 कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन देखो यहां पर कितने आ गए? 8 आ गए। अब देखिए सारे बैलेंस हो गए कि नहीं हो गई? सल्फर भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। दिख रहा है ना तुमको? हमने क्या किया था? 2H2SO4 उठाया। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने क्या किया? पहले आप देखिए हाइड्रोजन सल्फेट में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उधर हमने H2O में 2 से मल्टीप्लाई किया। कॉपर पहले से बैलेंस था, उसमें हमने बाद में भी कुछ नहीं किया ना, पहले कुछ था उसमें, दोनों अभिकारक उत्पाद की तरफ वो बराबर था। हाइड्रोजन में देखिए जैसे मल्टीप्लाई किया तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए और उधर भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए। सल्फर आपने देखा कि यहाँ पर 2 हैं और वहां पर भी सल्फर कितने हैं? सल्फर कितने हैं भाई? 1 और 2 सल्फर उधर भी हैं। ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन 4 2 6 और 2 8। यहां पर भी क्या है? 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। देखो भैया हमने 20 बार ये बात आपको बताई है कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आ सकता है। अब आप जाइए कई सारी जो है समीकरण को बैलेंस करिए घर पे, आपके बात दिमाग में खुद बैठ जाएगी। अगर जो सोचो कि हम सिर्फ इन्हीं 2 समीकरण को देख करके संतुलित कर लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? यानी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के ये तरीके हमने आप लोगों को यहां पर बता दिए। ठीक है, कल की क्लास में हम रासायनिक समीकरण के लाभ पढ़ेंगे और रासायनिक समीकरण की कमियां पढ़ेंगे, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमको कल सीखना है रासायनिक समीकरण के। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।